आशीष आंडा जी, उनका कहना है कि बीजेपी ईडी हमारे पास घुमा रही है हमारी आवाज को कम करने के लिए, दबाने के लिए, और जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज को चुप कराने के लिए ऐसा किया जाएगा। क्यों इतना परेशान करते हैं आप विपक्षियों को? राणा जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, मुझे तो याद आ रहा है 27 दिसंबर 2013 का वो दिन जब एक पतला दुबला आदमी चप्पल पहन के, कमीज पेंट से बाहर निकाल के, 7 रुपए का रेनॉल्ड का पेन लगा के मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल करके रामलीला मैदान में पहुंचता है और कहता है, कसम है मुझे, मैं अब कभी अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कसम खाई थी, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं कभी बड़े बड़े बंगले नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा। और आज वो कट्टर ईमानदार नेता किस तरह कट्टर भ्रष्टाचार की मिसाल बनके इस राजनीति को बदलने आया हुआ व्यक्ति खुद एक नए राजनीति में भ्रष्टाचार के आयाम कायम करता हुआ हम सबको दिखाई देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ईडी, एक आप बात समझिएगा, एक संविधान की शपथ खा के बैठा हुआ मुख्यमंत्री रैंक का आदमी जब संवैधानिक एजेंसीज को ताक पे रख दे तो वो अपनी जनता के सामने क्या उदाहरण पेश कर रहा है। मैं बोलता हूं ईडी उनको समन कर रही है, बुला रही है कि आपका नाम लिया है कुछ लोगों ने इस स्कैम के अंडर, आप आइए और अपनी बात रखिए। अच्छा, सीबीआई के सामने जाके भी तो आप 9-10 घंटे की अपनी ग्रिलिंग करा के आए थे, आप क्यों भागते फिर रहे हैं? बता रहा हूं राणा जी, ऐसा होता है, सवाल उठाना एक बात है और भगोड़े बन जाना दूसरी बात है। आप सवाल उठा सकते हैं एक राजनीतिक विपक्ष होने के नाते, लेकिन आप उससे भागते दौड़ते फिरें, 5-5 समन आपको मिले, आप भागते फिरें और एंटी करप्शन ब्रांच आपको ढूंढ रही हो और उसके अलावा ईडी, सीबीआई सब आपके पीछे पड़े हो और आप कहें मैं तो भगोड़ा हो गया, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सब फिर रहा हूं, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। अरे उनके सामने बैठो, जैसे मोदी जी बैठे थे, जैसे बाकी नेता बैठे हैं। आप तो लालू से गए गुजरे हो गए, जो रेफरेंडम लेके पूछने चल पड़े कि मैं जेल से राजनीति चलाऊं क्या, मैं जेल से मुख्यमंत्री बन जाऊं क्या। अरे जिस हेमंत सोरेन को तुम फॉलो कर रहे थे, वो हेमंत सोरेन ने भी जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया, लालू जी ने भी इस्तीफा दिया, और तुम तो जेल से राजनीति चलाने की बात करते हो। आशीष जी, आपने सबसे पहले कहा था कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े करता है, तो कैसे जनता को जवाब देंगे? जब मैंने सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूछ लिया तो आपके सुर बदल गए। बिल्कुल सुर नहीं बदल गए, मैंने बोला उन्होंने उनके सारे सवालों के जवाब दिए, उनके ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, संवैधानिक पद की मर्यादा रखी और उन संवैधानिक पदों को रहते हुए भी संवैधानिक एजेंसीज को अपना काम करने दिया। याद कीजिएगा 2014 से पहले वही सुप्रीम कोर्ट जब ईडी सीबीआई को पिंजरे में बंद मैना कहता था, और अब 2014 के बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी सीबीआई अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, उसको काम करने दीजिए, उसको काम मत करने दीजिए। और जब आतिशी जी कहती हैं कि बिना इल्जाम के उनको रोक रखा है, हमारे नेताओं को, हमारी सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है, बिना सबूत रोक रखा है, तो वो बीजेपी पे इल्जाम नहीं लगा रही है, वो ईडी सीबीआई पे इल्जाम नहीं लगा रही हैं, क्योंकि उनको बेल किसने नहीं दी? कोर्ट ने नहीं दी। ये कहना चाहती हैं कि कोई सबूत नहीं है, फिर भी कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा। आशीष जी, लौटूंगा के ऊपर इल्जाम लगाती है। आशीष जी, लौटूंगा। आशीष जी, हाँ, जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पहली बात तो ये जो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, इनके सारी बातें इसलिए गलत हैं क्योंकि ये कोर्ट इनको कह चुका है, जब ये ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए अपना पैसा नहीं दे रहे थे, कि भाई जब तुमने आरटीआई में बताया कि तुम 3 सालों में 1100 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च कर चुके हो सिर्फ एड बजट के ऊपर, 1 करोड़ पर डे का तुम्हारा एड का बजट है, लेकिन दिल्ली की जनता की भलाई के लिए जब वो ट्रांजिट रेल सिस्टम बन रहा है तो तुम कहते हो हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो तुम्हारे वो पैसे वहां से वहां ट्रांसफर क्यों ना कर दिए जाए। तो ये इनके मुंह पे करारा थप्पड़ था कि ये पैसा जनता की भलाई के लिए लगा रहे हैं या सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए लगा रहे हैं। दूसरी बात,
आज तक हमेशा ऐसा होता है कि जो इल्जाम जिसके ऊपर लगाया जाता है ना, वो खुद को बचाता फिरता है, और जो इल्जाम लगाता है वो सबूत पेश करता है और वो ही जाके केस भी दर्ज कराता है। यहां पे इससे उल्टा हो रहा है। ये कहते हैं बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई इन्होंने सबूत पेश नहीं किया, कोई इन्होंने केस नहीं किया। उल्टा बीजेपी जाके दिल्ली कमिश्नर को शिकायत करती है और क्राइम ब्रांच को इनके पीछे लगाया जाता है कि भाई नोटिस दे के आओ, पूछो वो कौन है किसने रिश्वत देने की कोशिश की, बीजेपी नेता का नाम बता दो, अपने 7 विधायकों का नाम बता दो। इनके पास बताने को कुछ नहीं होता। जब इनसे पूछा जाता है कि भैया ये बता दो कि तुम ये एक्साइज पॉलिसी क्यों लेके आए, कोई जवाब नहीं। क्यों बंद कर दी, कोई जवाब नहीं। 5% से 12% क्यों कर दिया, कोई जवाब नहीं। 180 क्यों बदले, कोई जवाब नहीं। आशीष जी इसी में एक और सवाल, आशीष जी फाइनल कमेंट ले रहा हूं। ऐसे आरोप आप पर भी लगते हैं कि आपकी सरकार आती है केंद्र में तो तुरंत आपका भी महल खड़ा हो जाता है दिल्ली में कार्यालय बनकर? सर ऐसा नहीं है। आप ये बताइएगा कि जब इनका खुद का घर का बंगला, ये कार्यालय ऑफिस का नहीं बनवाया इन्होंने, जब शीश महल अरविंद केजरीवाल, मैं आपकी बात कर रहा हूं आशीष जी, आप ही की बात कर रहा हूं, बीजेपी के कार्यालय की बात कर रहा हूं, जो कि कार्यालय का पैसा नहीं है, आम आदमी पार्टी का पैसा नहीं है, ऐसे में आशीष जी मैं भी वही कह रहा हूं। आशीष जी मेरा सवाल बीजेपी के कार्यालय को लेकर है। नहीं, मैं यही आपसे कह रहा हूं, यहां पे बीजेपी का कार्यालय तो पार्टी फंड को तो इतने लोग देते हैं जो पैसा देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को किसने पैसा दिया? क्या उसने पार्टी फंड से अपना बंगला बना लिया क्या? अजय तिवारी जी ठीक है समय कम है। आशीष जी समय कम, ये जवाब वो नहीं, ठीक है पर्सनल आशीष जी ठीक है समय कम। के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच और ईडी दोनों ने 2 अलग-अलग मामलों में केजरीवाल पर शिकंजा कस दिया है। ईडी पिछले साल से शराब घोटाले में केजरीवाल को समन भेज रही है, तो केजरीवाल ने सेंट्रल जांच एजेंसी के 5 समन को अवैध बताते हुए नजरअंदाज कर दिया। आप नेता आतिशी ने आज ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। आतिशी ने कहा कि आप नेताओं को चुप कराने के लिए ईडी छापेमारी कर रही है, लेकिन आज तक ईडी को आप नेताओं के पास से कोई पैसा नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली ईडी का एक्शन चल रहा है, 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई, उससे तो यही लग रहा है कि सीएम समेत आपके नेता मुश्किल में हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि अब जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मिश्रा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर आशीष सांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है AMV नेटवर्क पर। अनुराग जी, ईडी की छापेमारी एक बार फिर से, अब इसमें आपकी पार्टी का यह कहना है कि यह सब कुछ चुप कराने के लिए किया जा रहा है और बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। से
समझती है, जानती है, मानती है, बच्चा बच्चा मानता है कि ईडी और सीबीआई किस तरीके से इसका दुरुपयोग करके पूरे देश में लोकतंत्र पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे तानाशाही करी जाती है, वो सबके सामने है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, और रही बात जो आपने ये कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी कब तक बच पाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश बचेगा कि नहीं, यहाँ का लोग। अनुराग जी, लगता है पूरी लाइन नहीं सुनी आपने। अनुराग जी, आपने पूरी लाइन नहीं सुनी। उसकी पूरी लाइन ये थी, कब तक बचेंगे केजरीवाल सच्चाई से। अब सच क्या है वो आप समझ लीजिए कि जेल जाने को आप सच समझ रहे हैं या सच्चाई को सच समझ रहे हैं, वो आप तय कर लीजिए। देखिए, सच्चाई यही है कि इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में खड़ा होगा, जो उनको बेनकाब करने का काम करेगा, उसको जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, जल बोर्ड में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ आपके हिसाब से? आज तक, अभी तक इतने 2 साल से लगातार भ्रष्टाचार के फर्जी मुकदमे बना करके आज तक एक पैसे की बरामदगी ये लोग नहीं कर पाए हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर आतिशी जी ने आज जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से ऑडियो को डिलीट किया गया है, तो अगर ईडी ने ऐसा नहीं किया है तो उसको सामने आना चाहिए। नहीं, देखिए, उस वाले मुद्दे पर तो बाद में करूंगा, अभी जल बोर्ड पर हूं मैं, अभी जल बोर्ड के मामले पर हूं मैं। अभी जितने भी मामले हैं ये सब पूरी की पूरी तरीके से फर्जी हैं। आपको एक तथ्य देता हूं मैं, रिपोर्ट में जो कहा गया उसे आप बताइएगा कितना सही कितना गलत। पेमेंट करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगी थी जल बोर्ड की तरफ से, दूसरी कंपनियों को उसका ठेका दिया गया था, बिल भी कटे, भुगतान भी हुआ, लेकिन जल बोर्ड के अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया। बताइए सही है या गलत? अब इसकी बारीकी की विषय में हमें जानकारी नहीं है, वो हमारे जो विभाग के लोग हैं वो बताएंगे। चलिए, एक दो पॉइंट और रख देता हूं, उसके बाद आप ये जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी उसकी स्टडी अनुराग जी 1-2 पॉइंट और रख देता हूं, फिर आपको समय दूंगा। मैं अजय तिवारी जी से बात करूंगा, आशीष सांडा जी से बात करूंगा, आप उसके लिए जानकारी जुटा लीजिएगा। एक तो ऑटोमेटिक मशीन वाला पॉइंट बताया, दूसरा था आपने 2 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था 3 साल के लिए, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया, लेकिन उन कंपनियों के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया है जल बोर्ड के अकाउंट में। तीसरा पॉइंट यह है कि नोटबंदी के समय पर 10 करोड़ 40 लाख रुपए का पेमेंट हुआ था उन कंपनियों को, लेकिन वो पैसा भी आज तक उन्होंने जल बोर्ड के अकाउंट में नहीं डाला, और जो अभी तक बकाया है, सोचेगा लॉकडाउन से अभी तक बकाया है, और जिसके चलते जल बोर्ड का घाटा 14 करोड़ 41 लाख का हो गया था। तीनों पॉइंट दे दिए, आप जानकारी जुटाइएगा, मैं इनसे बात कर लेता हूं। आशीष सांडा जी, उनका कहना है कि बीजेपी ईडी हमारे पास घुमा रही है हमारी आवाज को कम करने के लिए, दबाने के लिए, और जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज को चुप कराने के लिए ऐसा किया जाएगा। क्यों इतना परेशान करते हैं आप विपक्षियों को? राणा जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, मुझे तो याद आ रहा है 27 दिसंबर 2013 का वो दिन, जब एक पतला दुबला आदमी चप्पल पहन के, कमीज पेंट से बाहर निकाल के, 7 रुपए का रेनॉल्ड का पेन लगा के मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल करके रामलीला मैदान में पहुंचता है और कहता है, कसम है मुझे, मैं अब कभी अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कसम खाई थी, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं कभी बड़े बड़े बंगले नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा। और आज वो कट्टर ईमानदार नेता किस तरह कट्टर भ्रष्टाचार की मिसाल बनके इस राजनीति को बदलने आया हुआ व्यक्ति खुद एक नए राजनीति में भ्रष्टाचार के आयाम कायम करता हुआ हम सबको दिखाई देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ईडी, एक आप बात समझिएगा, एक संविधान की शपथ खा के बैठा हुआ मुख्यमंत्री रैंक का आदमी जब संवैधानिक एजेंसी को ताक पे रख दे तो वो अपनी जनता के सामने क्या उदाहरण पेश कर रहा है। मैं बोलता हूं ईडी उनको समन कर रही है, बुला रही है कि आपका नाम लिया है कुछ लोगों ने इस स्कैम के अंडर,
आप आइए और अपनी बात रखिए। अच्छा, सीबीआई के सामने जाके भी तो आप 9-10 घंटे की अपनी ग्रिलिंग करा के आए थे, आप क्यों भागते फिर रहे हैं? आशीष जी, एक वीडियो मुझे भी याद आ गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 2013-14 के आसपास का वो वीडियो है, तो उन्होंने भी इसी तरह से सवाल ईडी पर उठाया था। वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री थे और संवैधानिक संस्था ईडी पर वो भी सवाल उठा रहे थे। पिंजरे में बंद तोता है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो तब प्रधानमंत्री गलत थे या आज मुख्यमंत्री गलत है? बता रहा हूं राणा जी, ऐसा होता है, सवाल उठाना एक बात है और भगोड़े बन जाना दूसरी बात है। आप सवाल उठा सकते हैं एक राजनीतिक विपक्ष होने के नाते, लेकिन आप उससे भागते दौड़ते फिरे, 5-5 समन आपको मिले, आप भागते फिरे और एंटी करप्शन ब्रांच आपको ढूंढ रही हो और उसके अलावा ईडी, सीबीआई सब आपके पीछे पड़े हो और आप कहें मैं तो भगोड़ा हो गया, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सब फिर रहा हूं, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। अरे उनके सामने बैठो, जैसे मोदी जी बैठे थे, जैसे बाकी नेता बैठे। आप तो लालू से गए गुजरे हो गए, जो रेफरेंडम लेके पूछने चल पड़े कि मैं जेल से राजनीति चलाऊं क्या, मैं जेल से मुख्यमंत्री बन जाऊं क्या। अरे जिस हेमंत सोरेन को तुम फॉलो कर रहे थे, वो हेमंत सोरेन ने भी जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया, लालू जी ने भी इस्तीफा दिया, और तुम तो जेल से राजनीति चलाने की बात करते हो। आशीष जी, आपने सबसे पहले कहा था कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े करता है, तो कैसे जनता को जवाब देंगे? जब मैंने सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूछ लिया तो आपके सुर बदल गए। बिल्कुल सुर नहीं बदल के, मैंने बोला उन्होंने उनके सारे सवालों के जवाब दिए, उनके ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, संवैधानिक पद की मर्यादा रखी और उन संवैधानिक पदों को रहते हुए भी संवैधानिक एजेंसीज को अपना काम करने दिया। याद कीजिएगा 2014 से पहले वही सुप्रीम कोर्ट जब ईडी सीबीआई को पिंजरे में बंद मैना कहता था, और अब 2014 के बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी सीबीआई अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, उसको काम करने दीजिए, उसको काम मत करने दीजिए। और जब आतिशी जी कहती हैं कि बिना इल्जाम के उनको रोक रखा है, हमारे नेताओं को, हमारी सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है, बिना सबूत रोक रखा है, तो वो बीजेपी पे इल्जाम नहीं लगा रही है, वो ईडी सीबीआई पे इल्जाम नहीं लगा रही हैं, क्योंकि उनको बेल किसने नहीं दी? कोर्ट ने नहीं दी। ये कहना चाहती हैं कि कोई सबूत नहीं है, फिर भी कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा। आशीष जी लौटूंगा, के ऊपर इल्जाम लगाती है। आशीष जी लौटूंगा। अजय तिवारी जी, आखिर कब तक इन बातों को कहकर या ऐसे बयान को देकर कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, यह सब कुछ बीजेपी करा रही है, कब तक बचा जाएगा ऐसे बयानों के आधार पर? अगर ईडी कोई भी कार्रवाई करती है तो सच है तो फिर सामना करना चाहिए। राणा साहब जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और आपका चैनल इतना विख्यात होता जा रहा है क्योंकि आपके क्वेश्चन बड़े लाजवाब होते हैं। जी शुक्रिया। अभी मैं सुन रहा था हांडा जी को कि नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक पद पर रहकर जवाब दिया जी, और इन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन भगोड़े रहे। भगोड़े कहाँ से रहे? आपने सम्मन दिया, नोटिस दिया, वो नहीं गए, ये उनकी गलती है कि नहीं गए, ये एक अलग बात है जी। लेकिन किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगा देना और आरोप सिद्ध होना एक अलग बात होती है जी। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा काम किया है कि जनता में अपनी लोकप्रियता को इतना मजबूत कर लिया है कि आज सीबीआई, ईडी या कोई भी व्यक्ति हो जो जांच करने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष को लगता है कि वो हमारे पीछे लगा रही है। विपक्ष को हमेशा जनता, लोकतंत्र में जनता राजा होती है, जनता वोट की मालिक होती है, जनता ही इनको जिता जी। पार्टी कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने मुद्दे आपके पास हैं, इतने मुद्दे आपके पास हैं कि आप उस मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप ईडी और इस सब चीजों में फंस रहे हैं। यदि आप गलत नहीं हैं तो आप जवाब दीजिए, और यदि आप गलत हैं तो आपको सजा मिलनी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कोई हो। आज 2024 का
जी है। मैं पॉलिटिक्स कि 400 के साथ तो दावा है कि ये नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी हांडा जी ने कहा कि वो पिल लेके आते थे और कहते थे कि मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अमित शाह ने खुलेआम मंच पर चिल्ला के कहा था कि नीतीश कुमार के लिए रास्ते बंद। बिल्कुल। और नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इनके पास नहीं जाऊंगा। ये क्या पॉलिटिक्स है? आप छूट गई। तो ये राजनीति है। इस राजनीति में 400 पार पाने के लिए केवल कांग्रेस नहीं, आप देखिए ममता बनर्जी अपने राज्य में मजबूत हैं और अपनी मजबूती से अपना काम कर रही हैं। अखिलेश जी अपनी जगह मजबूत हैं, आप पार्टी अपनी जगह मजबूत है। लेकिन यदि कोई भ्रष्टाचारी है, जैसे सीबी सुरेन ने आज ही बयान दिया है और जेल जाने के तुरंत बाद बयान दिया है कि मेरे ऊपर मन आरोप लगाया जा रहा है, मनगढ़ंत आरोप लगाया जा रहा है, आरोप अभी सिद्ध नहीं है। आप देखिए संजय सिंह जेल में है, मनोज सिसोदिया जेल में है। आरोप सिद्ध करने में इनको इतना टाइम लग रहा है। मुख्यमंत्री जो किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, उस व्यक्ति को आप सम्मान दीजिए। ये मुख्यमंत्री की गलती है कि सम्मान का जवाब नहीं दे रहा है। आप सही ढंग से जवाब दीजिए, अगर आप दोषी हैं तो जेल जाइए, लेकिन सम्मान का जवाब न देना ही इनकी सबसे बड़ी गलती है। और इसी वजह से सीबीआई, ईडी इनके घर के बाहर दफ्तर लगाकर इन्हें गिरफ्तार करने का काम कर रही है। मैं आज भी कहना चाहता हूं, कल भी आपके चैनल पे कहा था, इस लोकतंत्र को बचाना है तो विपक्ष को मजबूत रखना है, क्योंकि जनता की आवाज विपक्ष बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और नेशनल चैनल पर नहीं, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग बनते हैं। और रही बात पार्टी की, हांडा साहब हैं, आप भाजपा से हैं और पार्टी कांग्रेस से है और आपसे, इनका काम है आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना और एक दूसरे के खिलाफ बात करना। बिल्कुल, आप बात करिए, लेकिन लॉ होता है। और मुझे भी 2013 के नरेंद्र मोदी जी का वो दिन याद है जब अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा था, तो वो सिन्हा जी, सीबीआई के सिन्हा जी ने जो आरोप सिद्ध करने का प्रयास किया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उस हिस्ट्री को अगर खोल दी जाए तो हांडा साहब आपको शायद एहसास नहीं है। ये बात अलग है कि जिसकी सरकार होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर से लोकप्रियता हासिल की है और एक नरेंद्र मोदी के नाम पर कितने एमएलए, कितने एमपी चुनाव जीत करके क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, जाके देखने का प्रयास करिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आज नरेंद्र मोदी जी अगर हट जाएं तो मेरा दावा है कि 40 तो दूर 200 सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अनुराग जी, मैंने जो सवाल आपके लिए छोड़े थे, पॉइंट छोड़े थे, उम्मीद करता हूं कि आपने उसके लिए जानकारी जुटा ली होगी। देखिए, अगर तथ्य की बात करेंगे तो अभी चूंकि मैं चैनल पे ही बैठा हुआ हूं, अभी मैंने उस पर कोई बहुत अध्ययन नहीं किया है, मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, किसी सवालों से भागती नहीं है। और हम ये चलिए अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, 2 साल से सर, अनुराग देखिए, मैंने दूसरे के बीच में नहीं बोला। नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना। 1 मिनट का समय दीजिए अनुराग जी, अनुराग जी, 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, 1 मिनट का समय दीजिए। 2 साल से सीबीआई, ईडी सारी चीजों को हमारे पीछे छोड़ा गया, हमारे नेताओं के पीछे छोड़ा गया। 1 पैसे की रिकवरी आज तक न होना, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और रही बात बेल होने की, तो आपको भी पता है कि पीएमएलए का कानून जिस तरीके से सख्ती से बनाया गया है, उसमें आसानी से बेल नहीं मिलती है
और इसमें बेल इसलिए नहीं मिलती है कि पहले आरोप तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन आरोपी की ये ड्यूटी बनती है कि वो सिद्ध करे कि वो उसने गलत नहीं किया है। और जब ईडी इस बात पर उतारू हो जाए कि लोगों की कनपटी पर बंदूकें रख करके और ऑडियो डिलीट करके जबरन सरकारी गवाह बना करके गलत आरोप लगाएगी, तो निश्चित तौर से ईडी को भी कानून के दायरे में जवाब देना पड़ेगा। अनुराग जी, अब देखिए मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये कि जो अभी आपने बात कही, ये आतिशी ने कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अब आपको उस गवाह को भी सामने लाना पड़ेगा जिसने आपसे ये बातें कही हैं कि कनपटी पर किसने बंदूक रखी, किसने क्या कहा, किसके थप्पड़ मारने से कनपटी फट गई है, जो आतिशी ने कहा। आपको उस घायल को सामने लाना पड़ेगा, तभी यकीन किया जाएगा, वरना बातें होती है। अनुराग जी पूरी बात अनुराग जी अब पूरी बात मेरी। अब उसके बाद मेरा सवाल ये है, मुझे याद है कि जब आप पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आपने जनता से पैसा इकट्ठा किया था चुनाव लड़ने के लिए कि हमें 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है तो जनता हमें पैसा दे। वो चुनाव आपने लड़ा, सरकार आपकी बनी। उसके बाद आप गुजरात भी चुनाव लड़ाते हैं, गोवा भी लड़ाते हैं, मध्य प्रदेश भी लड़ाते हैं और उत्तर प्रदेश भी लड़ लेते हैं, लोकसभा भी लड़ लेते हैं और पंजाब में भी लड़ाते हैं। अब फिर से आप लोकसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। अब तो आप कहीं चंदा नहीं मांग रहे। 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि आपके पास कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया कि तब आपको जनता से मांगना पड़ा और अब आपका पैसा ही खत्म नहीं हो रहा? जी, ये कार्यकर्ताओं की ताकत है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद रानीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश का। और मैं अपने आज तक मैं तमाम पदों पर आम आदमी पार्टी के रहा। लोग मुझसे पूछते हैं सर पार्टी से आपको कुछ मिलता है? मैं कसम खा के कहता हूं मुझे एक ढेला पार्टी से नहीं मिला। आज तक हम लोग घर फूंक करके तमाशा देखने वाला काम कर रहे हैं। कौन सा उत्तर प्रदेश में मलाई मिल रही है आप बता दीजिए। लेकिन जब से ईमानदार राजनीति आई है हम लोग उसके लिए अपने घर का पैसा, मैं भी तो वही पूछ रहा हूं ना आपसे, अपनी गाड़ियों से चलते हैं, अपने पैसे अनुराग जी इसी में एक और सवाल। अगर आप अपना चुनाव खुद लड़ सकते हैं, बाकी भी लड़ रहे हैं, तो उस समय पर क्या दिक्कत थी उन कार्यकर्ताओं को लड़ने में जब फंड जुटाया जा रहा था जनता से? नहीं, फंड जुटाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कैसे होता है? हमारे अपने जो मित्र दोस्त हैं जो हमारा सहयोग करते हैं वो हमारा सहयोग करते हैं। किसी ने गाड़ी दे दी, किसी ने खाना खिला दिया, ऐसे ही हमारा काम चलता है। हम ऐसे ही पार्टी अपनी चलाते हैं। ठीक है आशीष जी, सच्चाई है। ठीक है आशीष जी, हाँ जवाब दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि पहली बात तो ये जो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, इनके सारी बातें इसलिए गलत हैं क्योंकि ये कोर्ट इनको कह चुका है जब ये ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए अपना पैसा नहीं दे रहे थे कि भाई जब तुमने आरटीआई में बताया कि तुम 3 सालों में 1100 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च कर चुके हो सिर्फ एड बजट के ऊपर, 1 करोड़ पर डे का तुम्हारा एड का बजट है, लेकिन दिल्ली की जनता की भलाई के लिए जब वो ट्रांजिट रेल सिस्टम बन रहा है तो तुम कहते हो हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो तुम्हारे वो पैसे वहां से वहां ट्रांसफर क्यों ना कर दिए जाएं। तो ये इनके मुंह पे करारा थप्पड़ था कि ये पैसा जनता की भलाई के लिए लगा रहे हैं या सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए लगा रहे हैं। दूसरी बात, आज तक हमेशा ऐसा होता है कि जो इल्जाम जिसके ऊपर लगाया जाता है ना वो खुद को बचाता फिरता है, और जो इल्जाम लगाता है वो सबूत पेश करता है और वो ही जाके केस भी दर्ज कराता है। यहां पे इससे उल्टा हो रहा है। ये कहते हैं बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई इन्होंने सबूत पेश नहीं किया, कोई इन्होंने केस नहीं किया। उल्टा बीजेपी जाके दिल्ली कमिश्नर को शिकायत करती है और क्राइम ब्रांच को इनके पीछे लगाया जाता है कि भाई नोटिस दे के आओ, पूछो वो कौन है जिसने रिश्वत देने की कोशिश की। बीजेपी नेता का नाम बता दो, अपने 7 विधायकों का नाम बता दो, इनके पास बताने को कुछ नहीं होता। जब इनसे पूछा जाता है कि भैया ये बता दो कि तुम ये एक्साइज पॉलिसी क्यों लेके आए, कोई जवाब नहीं। क्यों बंद कर दी, कोई जवाब नहीं। 5% से 12% क्यों कर दिया, कोई जवाब नहीं। 180 क्यों बदले, कोई जवाब नहीं। आशीष जी इसी में एक और सवाल। आशीष जी फाइनल कमेंट ले रहा हूं। ऐसे आरोप आप पर भी लगते हैं कि आपकी सरकार आती है केंद्र में तो तुरंत आपका भी महल खड़ा हो जाता है दिल्ली में कार्यालय बनकर?
सर ऐसा नहीं है। आप ये बताइएगा कि जब इनका खुद का घर का बंगला, ये कार्यालय ऑफिस का नहीं बनवाया इन्होंने, जब शीश महल अरविंद केजरीवाल, मैं आपकी बात कर रहा हूं आशीष जी, आप ही की बात कर रहा हूं, बीजेपी के कार्यालय की बात कर रहा हूं, जो कि कार्यालय का पैसा नहीं है, आम आदमी पार्टी का पैसा नहीं है, ऐसे में आशीष जी, केजरीवाल जी जवाब नहीं देंगे क्या? आशीष जी मैं भी वही कह रहा हूं। आशीष जी मेरा सवाल बीजेपी के कार्यालय को लेकर है। नहीं, मैं यही आपसे कह रहा हूं, यहां पे बीजेपी का कार्यालय तो पार्टी फंड को तो इतने लोग देते हैं जो पैसा देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को किसने पैसा दिया? क्या उसने पार्टी फंड से अपना बंगला बना लिया क्या? अजय तिवारी जी ठीक है, ठीक है, समय कम है आशीष जी, समय कम है, ये जवाब वो नहीं ठीक है, ठीक है पर्सनल आशीष जी, ठीक है, समय कम है। अजय तिवारी जी फाइनल कमेंट आपसे कि आखिर क्या इसी में भारत की राजनीति उलझी रहेगी, आरोप प्रत्यारोप में, और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप में उलझने की वजह से विकास रुक जाता है? राणा जी यही है। देखिए भदौरिया जी जिस तरह से कह रहे हैं कि आप पार्टी ईमानदार है, क्या ईमानदारी है? आपने अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिया और लाखों रुपए की तनख्वाह बांटी, आपने प्रवासियों को छला, दिल्ली में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा प्रवासी रहते हैं, आपने उनको छलने का काम किया, और उनको छलने के साथ साथ उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, जो आपके थोड़े से बिजली और पानी के वजह से आपको वोट दिया था, आपने उसकी झुग्गियां तोड़वा दी। आपने पंजाब में भी प्रवासियों के साथ धोखा किया। वो प्रवासी जो अन्य राज्य से आकर के रह रहे थे, उनको लुभावनी बात करके आपने वहां भी चुनाव जीतने का काम किया। और भदौरिया जी कह रहे हैं कि आप पार्टी ईमानदार पार्टी है। अरे ईमानदार पार्टी तो तब होती जब वो अपने रिश्तेदारों को तनख्वाहें लाखों लाख फर्जी तरीके से बांट करके, और आज भी खुलेआम आप पार्टी के लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं उस जांच विषय पर आप चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी अगर शराब घोटाले में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अजय तिवारी जी अगर है तो क्यों नहीं सर्च पेश करते? बिल्कुल आदरणीय भदौरिया जी, आरोप और प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन सरकार में अपनी जमीन बचाने। ठीक तिवारी जी, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जलपोर्ट में जो घोटाले का आरोप लगा है और जिसको लेकर ईडी छापेमारी कर रही है, पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद उसी को आधार बनाकर ईडी जांच कर रही है। तमाम जगह पर ऐसे सबूत मिले हैं कि जिन कंपनियों को ठेका दिया गया था या टेंडर दिया गया था पेमेंट करने को लेकर, और पेमेंट को लेकर उन्होंने अभी तक जलपोर्ट के अकाउंट में उस पेमेंट का भुगतान किया ही नहीं है, और इसी को लेकर ये सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।